देखो रिश्ता, कानून, पॉलिसी, तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, ये रटने की बात नहीं है। 1858 के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन और नीतियां बदल गई। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैंने किसी को बड़ा बिगाड़ा। आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आप लोगों की एक गलती है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ तो पारिश्रमिक आदमी को दे ही दो यार। तुम चाहते हो हम मेहनत करें और हमें जन्नत मिले, और तुम ये नहीं सोचते हो कि दूसरा मेहनत करे उसे कुछ मिले। आदत पड़ जाएगी ना दिमाग की। वो जो गांधी जी के 3 बंदर हैं वो बहुत प्यारे हैं। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन पॉजिटिव हो जाएगा। कृष्ण बनो ना। अब शिशुपाल बहुत बदतमीजी कर रहा है तो चक्र तो निकालना ही पड़ेगा। जय हिंद फ्रेंड्स। तो चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा टर्म है? एलियन डिस्पोटिज्म। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एलियन डिस्पोटिज्म, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज आर्मी केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आप याद रखोगे तो आपको बड़े मतलब पूरी स्टोरी रिमाइंड कराएंगे। ये अगर तुम कीवर्ड्स याद रखे, श्रेया गुप्ता जय हिंद, अगर तुम कीवर्ड्स याद रखे तो ये जान लो कि ये कीवर्ड्स तुम्हें पूरी कहानी याद दिलाएंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का सबसे प्रमुख पहलू क्या है? एलियन डिस्पोटिज्म, विदेशी निरंकुशता। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये तुम्हें पूरी थीम याद रखने में मदद करते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, आर्मी, केयरफुल रीऑर्गेनाइजेशन, सावधानी पूर्वक पुनर्गठन। सावधानी पूर्वक पुनर्गठन। अब ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये तुम्हें पूरी कहानी याद दिलाने में मदद रखते हैं। विदेशी निरंकुशता, वित्तीय विकेंद्रीकरण, स्थानीय निकाय, इसमें ऑटोनॉमी, स्वायत्तता किसने दी? रिप्पन ने। आर्मी, सावधानी पूर्वक पुनर्गठन। यह होता है कीवर्डों का महत्व। इसको बोलते हैं जिस्ट बनाना। जिस्ट मतलब अगर तुम पूरी कहानी समझ गए तो फिर उसका एक जिस्ट बना लो और ये अपने फोन में सेव कर लो, और कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो और कहानी रिवाइज करते रहो, सोचते रहो, कनेक्ट करते रहो। तो धीरे धीरे तुम देखोगे, जब तुम इसको करोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन का जो सोचने का प्रोसेस है वो चेंज होने लगेगा। ऐसे अगर 1000 डायग्राम तुमने अपने फोन में सेव कर लिए, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के 1000 डायग्राम, अरे तो फिर तुम समझ लो कि फिर धीरे धीरे तुम गौर करो। जब तुम डायग्राम खोलोगे और सोचोगे तो तुम्हारी सोचने की पद्धति का विकास होगा। अगली हेडिंग है पब्लिक सर्विसेज। इस पे हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। पब्लिक सर्विसेज पूरी चर्चा कर चुके हैं, पूरी। सीसीएस आईसीएस बन गई, सीसीएस आईसीएस बन गई, कॉवर्नेंटेड सिविल सर्विस आईसीएस बन गई। पहले भारतीय जिनका चयन हुआ सत्येंद्रनाथ टैगोर, लेकिन परीक्षा पद्धति ऐसी बनाई गई, एग्जामिनेशन पैटर्न, परीक्षा पद्धति ऐसी बनाई गई, कहने को तो खुली प्रतिस्पर्धा, ओपन कंपटीशन,
कहने को तो खुली प्रतिस्पर्धा, ओपन कंपटीशन, पर एग्जामिनेशन का सेंटर इंग्लैंड में। सेंटर, परीक्षा केंद्र इंग्लैंड में। 95% लोग गरीब हैं, कौन जाएगा इंग्लैंड? एग्जाम होगा किसमें? इंग्लिश में। आज हम इंग्लिश बोलते हैं। आई वॉज इन मार्केट, तुम्हारी मां मिल गई थी। कंपल्सरी पेपर ग्रीक एंड लैटिन, लो खत्म। हॉर्स राइडिंग, बात क्लियर है, देश गुलाम है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलोनियल, मैंने कहा ना ये टर्म याद रखना, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, औपनिवेशिक प्रशासन। तो नीति निर्माता कौन होगा? पॉलिसी मेकर कौन होगा? यूरोपियंस। नीति निर्माता यूरोपियंस। और दो लोगों का स्टेटमेंट है, दोनों का, एक लॉर्ड किम्बरले का, एक लैंसडाउन। कि अगर साम्राज्य को बरकरार रखना है तो उच्चतम पद, जो हाई पोजीशंस हैं, वो यूरोपियंस के हाथ में ही होने चाहिए। पानी सी बात है यार, तुम कॉमन सेंस लगा के देखो। तुमको शोषण करना है, मतलब किसी के घर तुम्हें लूटना है, तो उसके घर के आदमी को चौकीदार बनाओगे? संभव ही नहीं है। किसी के घर को तुम्हें लूटना है तो उस घर के आदमी को चौकीदार बनाओगे? संभव ही नहीं है। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड किम्बरले कह रहा है और लैंसडाउन कह रहा है कि अगर साम्राज्य बरकरार रखना है तो प्रशासन के जो हाई पोस्ट हैं वो यूरोपियंस के हाथ में ही रहने चाहिए। और ये सिर्फ पब्लिक सर्विस में नहीं, ये नियम सभी विभागों में लागू था। ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल, जितने डिपार्टमेंट्स थे ये नियम सब जगह लागू था। पब्लिक सर्विसेज। अगली हेडिंग, प्रिंसली स्टेट्स, रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों के साथ संबंध। रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों के साथ संबंध। अब कैनिंग कहता है, अब देखो संबंध, संबंध किस पे बनेंगे? आवश्यकता पे। कौन किसकी आवश्यकता? साम्राज्य की आवश्यकता। और कैनिंग कहता है, कैनिंग का स्टेटमेंट देखो, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म, तूफानों में तरंग रोधकों की भूमिका निभाई। तूफानों में तरंग रोधक, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म। और तूफान आ रहा है और उसमें तरंग, मतलब जो धारा बह रही है तूफान की, उसको रोकने का काम किसने किया? प्रिंसली स्टेट्स ने किया। तूफानों में तरंग रोधक, तो रजवाड़ों के साथ संबंध। कैनिंग कहता है कि तूफानों में तरंग रोधक प्लस डैम्स, वर्किंग एज डैम्स, वर्किंग एज डैम्स, बांध का काम कर रहे हैं। किसके खिलाफ? साम्राज्य के प्रति बहती हुई दुर्भावनाओं के खिलाफ। एवरीथिंग विच इज अगेंस्ट द एम्पायर, दे आर एक्टिंग एज अ डैम। तो अब ये रजवाड़े जो है क्या हो गए? ये एम्पायर के इंटरेस्ट में हो गए। किसी दूसरे के घर में अगर कब्जा बनाए रखना है तो उस घर में दो चार लोगों को मिला के रखना है। अगर सबसे दुश्मनी कर लोगे तो मारे जाओगे। मराठों ने क्या गलती की? अब देखो यहां पे मैं तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी देता हूं। इंग्लिश, ब्रिटिश और मराठा, इसी को बोलते हैं लर्निंग। कि इससे हमने सीखा क्या? कितना बड़ा सीख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं।
कितनी बड़ी सीख मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, कितनी बड़ी, देखना। ये तुम जीवन में भी लगा सकते हो, मेंस एग्जामिनेशन में लगा सकते हो, प्री में लगा सकते हो। जब भी किसी दूसरे देश पे कब्जा करना है, वहां शासन करना है, तो मराठा, ना राजपूतों से अच्छा संबंध, ना जाट से अच्छा संबंध, ना अवध से अच्छा संबंध, किसी से भी इन्होंने अच्छा संबंध, सिर्फ चौथ और सरदेशमुखी, इनका कंसर्न था चौथ और सरदेशमुखी, बस। अच्छा संबंध तो रखा ही नहीं। सिंधिया और होलकर ने तो जो लूटपाट मचाई राजपूताना में, किसी से अच्छा संबंध नहीं रखा। तो जब तीसरे पानीपत के युद्ध में ये गए, इनके साथ कोई नहीं था। सूरजमल जाट ने थोड़ा सा साथ देने की बात कही थी, पर बाद में वो भी बैक ट्रैक कर गए। तीसरे पानीपत के युद्ध में इनके साथ कोई नहीं था। लेकिन ब्रिटिश, देखो, रजवाड़े इनके सपोर्ट में, जमींदार इनके सपोर्ट में, महाजन मनी लेंडर इनके सपोर्ट में। किसी घर में रहना है, किसी घर कब्जा करना है, समाज, देश, उसके कुछ तबके को तुम अपने साथ में, उसका इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से जोड़ लो। ये अंतिम तक ब्रिटिश रूल का समर्थन करते रहे, अंतिम तक। क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट ब्रिटिश रूल से बंधा हुआ था। पढ़ाई देखो कितनी प्यारी चीज है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आजीवन पढ़ाते रहेंगे। कलाम साहब आजीवन पढ़ाते रहे, डॉक्टर अंबेडकर साहब आजीवन पढ़ाते रहे। तो फिर अब इनके साथ भी अपने संबंधों का नवीनीकरण करना है। न्यू डायमेंशन ऑफ रिलेशन विद रजवाड़ा प्रिंसली स्टेट। तो 1876 क्राउन बिकम्स, ब्रिटिश क्राउन बिकम्स पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च सत्ता। ब्रिटिश क्राउन 1876 1876 ब्रिटिश क्राउन बिकम्स पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च सत्ता। और क्वीन विक्टोरिया ने कौन सी उपाधि ली? क्वीन विक्टोरिया कौन सी उपाधि ली? कैसर हिंद। कैसर हिंद। और भारत के रजवाड़े क्या हो गए? एजेंट। प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए? एजेंट। किसके? ब्रिटिश क्राउन के। देखो, रिश्ता, कानून, पॉलिसी, तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, ये रटने की बात नहीं है। 1858 के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन और नीतियां बदल गई। अब वो कोर, अब तुम क्या करते हो? तुम रटने की कोशिश करते हो। रटना जो है वो दिमाग को मार देता है। भगवान ने हमें कुछ सर्वोत्तम तोहफे दिए, उसमें एक तोहफा है मन, और रटाई मन को मार देती है। अब देखो, कुछ रटना थोड़ी था इसमें, ये सिंपल ये डायग्राम बनाना था कि साहब ये जो रजवाड़े थे ये तूफान में तरंग रोधक बने। तो तूफानों की जो लहर रोक रही थी उसको, जो लहरें जबरदस्त उठ रही थी उनको ये रोक रहे थे, और डैम, बांध का काम कर रहे थे, यानी ब्रिटिश इंटरेस्ट में थे। तो जब ब्रिटिश इंटरेस्ट में थे तो इनको हटा ही नहीं सकते थे, पर रिलेशन बदल दिया। ब्रिटिश क्राउन बन गया पैरामाउंट पावर, सर्वोच्च सत्ता। क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि ली 1876 में, लिट्टन का टाइम था वो। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि ली, और प्रिंसली स्टेट्स क्या हो गए? एजेंट्स हो गए। अब चूंकि पैरामाउंट पावर क्वीन विक्टोरिया बन गई, तो सर्वोच्च सत्ता, इंटरनल इंटरफियरेंस जारी रहा। रेजिडेंट मेन पावर इन प्रिंसली स्टेट्स, मेन पावर, रेजिडेंट बिकेम द मेन पावर इन प्रिंसली स्टेट। और इसकी तरह
इसकी तरफ से इंटरनल इंटरफियरेंस, आंतरिक दखलंदाजी। अफसरों को हटा दिया, मंत्री को हटा दिया, कभी कभी तो राजा को ही डिस्प्लेस कर दिया। वजह क्या है? पैरामाउंट पावर है। अब रेलवे लाइन बिछानी है और राजा मना कर रहा है कि नहीं, हम रेलवे लाइन, किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। राजा ही हटा दिया। राजा नेशनलिस्ट मूवमेंट से थोड़ा सहानुभूति रखता है। नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन से राजा थोड़ा सहानुभूति रखता है, हटा दिया। मैं ये कह रहा कि छठे चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते कुछ बातें स्पष्ट हो गई होंगी जो आज तक तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, आज तक सोचा ही नहीं होगा कि पढ़ाई ये चीज है यार, पढ़ाई ये करती है। सोचने का तरीका, देखने का तरीका, तुम जिस तरह पढ़ते हो इस देश में, रट रट के चतुर्लिंगम मॉडल पे चतुर्लिंगम जैसी जिंदगी जीते हो। इस देश का लड़का या तो राजू की तरह जी रहा है, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मी ऐसा है, बहुत दुख है, हमारे घर में बहुत परेशानी है। रैंचो का तो बाप ही नहीं है। या फरहान की तरह जी रहा है कि भाई साहब हम तो एक्टिंग करना चाहते थे पर घर वालों ने आईआईटी के लिए जोर बना दिया। या चतुर्लिंगम की तरह जी रहा है, नौकरी कर रहा है लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेट है। जबकि एजुकेशन बनाती क्या है? रैंचो, जो कैरियर भी बनाएगा और जीवन के चैलेंजेस से भी निपटेगा। हाँ, तुम देखो इस देश की शिक्षा ने इस देश के युवाओं को राजू बना दिया है, हर बात पे रोता है। फरहान बना दिया है, डिप्रेस्ड है, चतुर बना दिया है। इतना पढ़ लिया, अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन चीपनेस नहीं गई। ये रोने वाला आदमी है, रोने वाला, हर बात पे रोता है, ये डिप्रेस्ड है और ये चीप है। तुम नौकरी पा गए, अमेरिका में इतना बढ़िया कमा रहे हो, और तुम अमेरिका से आए एक आदमी को याद दिलाने के लिए। लेकिन एजुकेशन मतलब रैंचो, कैरियर भी बनाएगी तुम्हारी और जिंदगी के चैलेंजेस को तुम्हारे लिए आसान कर देगी। मतलब जितने लोग तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा अब भी आईएएस ना निकले, पीसीएस ना निकले, तो तुम समझ लेना हमसे मिले ही नहीं। देखो, क्लास एक अलग चीज है, पार्टी एक अलग चीज है। स्कूल में रहते हो तो जो प्रिंसिपल कहता है वो तुम्हें करना है। 8 बजे फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स की, तुम नहीं जाके कह सकते मैं तो ज्योग्राफी पढ़ूंगा। क्रिकेट टीम में अब कैप्टन कह देगा कि जाओ भैया आवाज हो जा, हाँ सर, तभी पार्टी मजबूत होगी। तभी डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो पार्टी और संस्था कभी मजबूत हो ही नहीं सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीतियां। अब प्रशासनिक नीतियां जो है, अब बस एक स्टेटमेंट मैं तुमको दूंगा जो इसमें लिखा हुआ है, पर्सिवियल स्पीयर का। पर्सिवियल स्पीयर का देखो, ये जो बुक्स में स्टेटमेंट होता है ना, ये पूरी कहानी का चित्र पेश करता है। पर्सिवियल स्पीयर का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में कि द हनीमून ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विथ प्रोग्रेस वॉज ओवर। बस इस एक लाइन से तुम समझ जाओ कि क्या होने जा रहा है। इस एक लाइन से ये पूरी हेडिंग समझी जा सकती है। पर्सिवियल स्पीयर हिस्टोरियन है, वो कह रहा है कि भारत सरकार का जो प्रगति के साथ हनीमून चल रहा था वो रुक गया। बस एक लाइन।
अब यही एक लाइन तुमको मेंस में दे देगा, यही एक लाइन तुमको मेंस में दे देगा, यही एक लाइन। क्या देगा मेंस में कि आफ्टर 1858 द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंडेड इट्स हनीमून विद प्रोग्रेस। कमेंट लिखो क्वेश्चन को। कई लड़के तो मुझे मैसेज किए कि सर हम ये कोर्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा पैसा मिल रहा है। कई लोगों ने, सिखाने ही तो आए थे दोस्त, नहीं तो पढ़ के सब राजू फरहान हम सीखे थे। ये जो इतना मेरी खिलाफत कर दी जाती है ना, उसकी सिर्फ एक बात है। अब मैं सोक्रेट्स के उस स्टेटमेंट से वो बहुत वाकिफ, बहुत ताल्लुक रखता हूं कि जो आदमी किसी को जगाने की कोशिश करेगा, समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका दुश्मन हो जाएगा। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैंने किसी कुछ बड़ा बिगाड़ा, आप लोगों को सिखा रहा हूं। और आप लोग की एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। चलो आप सड़क पर नहीं लड़ सकते जो आपको कुछ दे रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे तो उसके लिए लड़ सकते हो। आज जो आपको आदमी इतनी सारी चीजें दे रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, और आप सो रहे हो। आप सड़क पे नहीं आ सकते, आप ट्वीट पर तो कर सकते हो। तो जो आदमी आपको कुछ दे रहा है पॉजिटिव, उसको भी साहस बढ़ेगी कि नहीं यार, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। बुद्ध चले गए इस कंट्री से, बुद्ध इस कंट्री से चले गए। जापान और चाइना आज सुपर पावर हैं। पता है क्यों? बुद्ध भगवान के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध मूर्छा के खिलाफ थे। और इस देश का शाही तबका कहता है कि जगाओ मत किसी को। आज का युवा पूछता है कि हस्तमैथुन महीने में कितने बार करना चाहिए, और वो आचार्य रजनीश, अरे वो कह रहा है एनर्जी है यार, भगा दिए उसको सब। वो समाज जो कहता था कि अरे ओशो बड़ी गंदी बातें, सेक्स की बातें कर रहा है, आज उसी समाज का बेटा खुले मैदान में मंच पे बैठे एक डॉक्टर से पूछ रहा है कि जी मैडम, वो गुरुजी कितना महीने में कितनी बार हस्तमैथुन। अब समाज को दर्द नहीं हो रहा है। जो तुम्हें जीवन दान दे रहा है, जो तुम्हें जीवन दे रहा है, जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने कमरे में, आज तो सोशल मीडिया एक वेपन है। पहले मैं सोचता था कि यार इतने अच्छे अच्छे लोग ये देश छोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्यों नहीं इस देश में रहते हैं। आखिर इतनी ब्रेन ड्रेन इंडिया से क्यों होती है। अब मेरे साथ चूंकि वो गुजर रही है तो मुझे लग रहा कि अरे यार, बस यही एक स्टेटमेंट, सोचो तुम एक स्टेटमेंट पकड़ नहीं पाए होगे। बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो मॉडर्न इंडिया कितनी बार पढ़े होंगे, ये सब कुछ पता ही नहीं रहा होगा। इसमें बहुत सारे तो टीचर पढ़ रहे हैं, जो उभरते हुए टीचर हैं, जो मुझे पीठ पीछे कहते हैं कुछ पढ़ाता ही नहीं है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। हॉस्टिलिटी टू एजुकेटेड इंडियंस, शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता। अब यही शिक्षित भारतीय, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये अंग्रेजों की डार्लिंग थे। ये सरकार की डार्लिंग थे। कब? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम से समझो, बहुत मजा आएगा। एजुकेटेड मिडिल क्लास 1757 से 1857, यहां सरकार के प्रिय डार्लिंग राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, क्यों? सरकार सुधार कर रही थी, सती प्रथा,
पर्दा प्रथा सरकार सुधार कर रही थी और ये सरकार का समर्थन कर रहे थे। अपने न्यूज़पेपर में विलियम बेंटिक के प्रति तो जो जो भजन गाए इन्होंने, भजन गाए, एकदम हारमोनिया हारमोनिया लेके भजन गाया, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये तो विलियम बेंटिक भगवान का अवतार है, ये तो हमारे हित के लिए आया है। फिर 1835 में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत, मैकाले का डिक्लेरेशन। 1857 में विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। और फिर 57 के विद्रोह में ये न्यूट्रल, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब इस एजुकेटेड मिडिल क्लास को लगता था कि जब भी सत्ता बदलेगी, 1857 से 1947, अब यहां पे क्या हुआ कि सरकार के ये बन गए शत्रु, एनिमी। मतलब जिससे प्रियता थी, प्रेम था, वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि ये एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये शत्रु क्यों बना? एजुकेटेड मिडिल क्लास दुखी, सरकार का पिछला रूप बरकरार, यहां भी शोषण हो रहा था, यहां भी शोषण का जारी है। जब ये बेचारे यहां कहते थे कि साहब हम परेशान हैं, तो ये लोग कहते थे कि अरे यार कंपनी का शासन है, यार कंपनी है, अवध ओझा पढ़ा रहा है, अवध ओझा को हटाओ तो कोई बढ़िया टीचर दे तुमको। तो अवध ओझा हट गए, अब जो नया टीचर आया उसका तो कुछ और समझ में नहीं आया, तो ये लोग दुखी। तो जब ये लोग दुखी हुए तो प्रोटेस्ट करने लगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां भजन गा रहे थे, यहां विरोध कर रहे हैं, तो शत्रुता तो हो ही जाएगी। अब देखो ऐसे डायग्राम बना लेते अगर तुम इस हेडिंग का, और इसी पे शॉर्ट नोट आ जाए, इसी पे शॉर्ट नोट आए, सारे क्वेश्चन लिखते चलना, इसी पे शॉर्ट नोट अगर आ जाए मेंस में कि एजुकेटेड मिडिल क्लास was in affair with the government before 1857 but there was a breakup after 1857। तुम तो नाच जाओगे कि अरे चाचा ये का पूछ लिया यार, ये तो क्लास में टीचरवा पढ़ाया ही नहीं था, ये कोचिंग वाले दुष्ट हैं यार, ये टीचर पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, सब पैसा, पर तुम पढ़ना जानते ही नहीं। नहीं नहीं पैसा लूट रहे हैं भाई साहब, हम लोग का पैसा लूट लिए, कोचिंग माफिया है भाई साहब, कोचिंग माफिया हो गया है। कल एक साहब आए थे तैयारी करने के लिए, पूछने के लिए, तो आए थे अपने पिताजी के साथ, हमसे कहे कि 1 साल में निकालना, घर की स्थिति ठीक नहीं है। हमने कहा डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है? ये देखो कितना कितना क्लियर पिक्चर बना हुआ, और यहीं पे मेन से क्वेश्चन पूछ लेगा, यहीं पे मेन से क्वेश्चन पूछ लेगा, पर्सिवल स्पीयर का स्टेटमेंट दे देगा, पर्सिवल स्पीयर का स्टेटमेंट दे देगा, और या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि द अफेयर बिफोर 1857 विद एजुकेटेड मिडिल क्लास एंडेड आफ्टर 1857, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तुम कहोगे साहब ये तो साहब कोचिंग माफिया वालों ने पढ़ाया नहीं साहब। तुम्हारे सोचने की क्षमता मर गई दोस्त, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तुम्हारी यार सोचने की क्षमता खत्म हो गई दोस्त। आज मेजॉरिटी लोग मेंटली पैरालिटिक हो चुके हैं। तो तुम्हारे लिए लड़े, जो तुम्हें कुछ अच्छा देने की कोशिश करे, उसके लिए आवाज उठाओ, सोशल मीडिया पे उठाओ। अरे यार जितना पढ़ो पहले वो बताओ।
अभी आगे आ रहे हैं ना, काहे टेंशन नहीं आ रहा है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द जमींदार्स, जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण 1757 से 1857, चाचा 1857 से 1947, इन जमींदारों को पैदा किसने किया? किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन जमींदारों को पैदा किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जमींदार, तालुकदार, तो ये अपने पिता का समर्थन तो करेंगे ना, सरकार का समर्थन तो करेंगे ना, समर्थन प्लस रक्षा भी करेंगे, क्योंकि इनका वजूद सरकार से है। और पुरातन धारा के लोग, ओल्ड ऑर्डर, ओल्ड ऑर्डर के लोग, अब गौर करना, ओल्ड ऑर्डर। अब यही जमींदार कौन से ऑर्डर का है? ओल्ड ऑर्डर, पुरातन धारा। अब जब यह मजबूत होगा तो हिंदू मुस्लिम हो सकता है, दलित ब्राह्मण हो सकता है। इसको अब जमींदार का पक्ष लेने से दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी? एजुकेटेड मिडिल क्लास कमजोर होगा, और दूसरा डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा मिलेगा। ओल्ड स्ट्रीम, ओल्ड ऑर्डर, मेडिवल इंडिया, वहां कौन सा नेशनलिज्म है, नेशन है? वहां तो या हिंदू है, या मुसलमान है, या दलित है, या ब्राह्मण है। तो एक तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास पर दबाव का काम करेंगे, और दूसरा डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा मिलेगा। और लॉर्ड लिट्टन खुलेआम कहता है, एक प्रिय क्वेश्चन बन जाएगा, लॉर्ड लिट्टन खुलेआम कहता है, क्या कहता? अब हम किसका ध्यान रखेंगे? इस ओल्ड ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही हमारे साथी और सहयोगी हैं। फिर मेंस का एक क्वेश्चन बन जाएगा, फिर मेंस का एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स। नहीं यार, कम से कम चलो, जो आईटी सेल पैसा पा रही है मेरे खिलाफ अटैक करने का, वो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, उनको तो हक है, करना ही चाहिए, उनको उस पर कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मुझे तो कष्ट होता है कि अब मैं समझता हूं बुद्ध क्यों चले गए, आचार्य रजनीश क्यों चले गए, सब देश छोड़ के क्यों चले गए। पहले मुझे लगता था यार यहीं रहते, इनको जाने की क्या जरूरत थी। बुद्धिज्म आखिर क्यों चला गया इस देश से? सबको जगा रहा था। अब जाग के हनुमान जी की पूजा करो, लेकिन जाग के हनुमान जी की पूजा करोगे तो भगवान हो जाओगे। फिर ये पुराना शाही तबका, ये बेचारा कहां जाएगा? यहां तो राजा का बेटा राजा बनेगा ना। और बुद्ध वगैरह सिखा रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है। सामाजिक सुधार के प्रति दृष्टिकोण 1757 से 1857, 1857 से 1947, सोशल रिफॉर्म्स, सामाजिक सुधार। कोई माई का लाल पढ़ाया हो तो मुझे बताना। यहां 1813 कंपनी की मोनोपोली खत्म। अब ब्रिटिश गुड्स भारत में बेचने हैं। ब्रिटिश शासन को मसीहा बनाना है। ब्रिटिश शासन को मसीहा बनाना है, ब्रिटिश गुड्स को भारत में बेचना है, एजुकेटेड मिडिल क्लास का सपोर्ट लेना है। अब इस सब में सोशल रिफॉर्म्स काम आएगा, तो सोशल रिफॉर्म्स करने हैं।
आदमी सोचेगा यार हमारा समाज और धर्म अच्छा नहीं है, पश्चिम का समाज और धर्म अच्छा है। तो पश्चिम का समाज और धर्म अच्छा है, हम कैसे बताएंगे कि हम पश्चिम को फॉलो करते हैं? उनका कपड़ा पहनेंगे। मदरसा का लड़का, मठ का लड़का, मिशनरी का लड़का, इन तीनों को मेनली कैसे पकड़ते हो? कपड़े से ही तो पकड़ते हो। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। देखो, लेकिन यहां एजुकेटेड मिडिल क्लास से दूर रहना है, भारत को सुरक्षित रखना है, जमींदारों को मसीहा बनाना है, और जमींदार किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? ओल्ड ऑर्डर के। वो तो सब इसके खिलाफ है। एजुकेटेड मिडिल क्लास से दूर रहना है, साम्राज्य को सुरक्षित रहना है, और जमींदारों को मसीहा बना। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही? ऐसे पैराग्राफ पढ़ते थे और घुस जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या कह रहा है यार, क्या बोल रहा है। ऐसे इकोनॉमी पढ़ाएंगे, डायग्राम। और जो लोग मॉडर्न इंडिया खत्म होते होते रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनको पॉलिटी मिलेगी 500 रुपए में, और 1 महीने में खत्म हो जाएगी। और एक ऐसे आदमी के पॉलिटी का लेक्चर है कि भाई साहब नाचोगे, ऐसे खड़े हो गए कि अरे भैया 500 रुपए में। और जिस दिन ये खत्म हुआ और पॉलिटी का लेक्चर शुरू हुआ, तब 2200 रुपया लेंगे। इसलिए जितने लोग इस फिराक में बैठे हो कि हराम हम फ्री में पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कुछ तो पारिश्रमिक आदमी को दे ही दो यार। तुम चाहते हो हम मेहनत करें और हमें जन्नत मिले, और तुम ये नहीं सोचते हो कि दूसरा मेहनत करे उसे कुछ मिले। इस देश का आदमी सोचता है मैं मेहनत करूं और मुझे जन्नत मिले, लेकिन जब दूसरा मेहनत कर रहा है, समय दे रहा है। अब इन्होंने एक डाटा दिया, वो डाटा नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, पर यहां हम लोग कर नहीं सकते, तो यहां करेंगे। 1886 का इन्होंने एक डाटा दिया है एनसीईआरटी ने। डाटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1886 टोटल रेवेन्यू 47 करोड़ टोटल रेवेन्यू। अब उस 47 करोड़ के रेवेन्यू का आर्मी में कितना खर्चा हुआ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन और हेल्थ में कितना खर्चा हुआ, इरिगेशन में कितना खर्चा हुआ। अब देखो सरकार का रवैया। आर्मी में कितना खर्चा हुआ, 19.41 करोड़, सारा पैसा तो यही खा गई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा हुआ, 17 करोड़, सब तो चला गया। एजुकेशन और मेडिकल में 2 करोड़, इरिगेशन में 65 लाख। तुम सब, ये जो अंदर तुम्हारे विवेक की लाइट है ना, रोशनी, इसको जगा लो। तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका करो? आलस्य का कर दो। आलस्य का त्याग कर दो यार। किसी की बुराई मत करो, तुम्हारा दिमाग कचड़ा हो जाएगा, कूड़ा। आदत पड़ जाएगी ना दिमाग की। वो जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, वो बहुत प्यारे हैं। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन पॉजिटिव हो जाएगा। कृष्ण बनो ना। अब शिशुपाल बहुत बदतमीजी कर रहा है, तो चक्र तो निकालना ही पड़ेगा। दुर्योधन और कृष्ण में कितना फर्क है। तुम कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि अनजाने में तुम्हारे साथ क्या हो रहा। किसी की बुराई करने से सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होता है, उसका तो बाद में होगा। एक बार माइंड नेगेटिव फ्रेम में सेट हो गया, फिर भाई साहब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि बदबू आप ही के अंदर से आ रही है।
ठीक। देखो, एक्सट्रीम बैकवर्डनेस ऑफ सोशल सर्विसेज, अगली हेडिंग। अब देखो ये डाटा देखो, रोड, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन। जब यार सारा पैसा तुम आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कर दोगे, 37 करोड़, 47 करोड़ में से 37 करोड़ तो तुमने यहीं खर्चा कर दिया, तो सामाजिक सेवाएं कैसे सुधरेंगी? और तुमने ऐसा किया क्यों? कॉलोनियल गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार। तुमने ऐसा किया क्यों? औपनिवेशिक सरकार। तुमको भारत के हित से कुछ लेना देना ही नहीं, भारत के लोगों के से कुछ लेना देना ही नहीं। चैप्टर को खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।